अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट है, CIA की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की हद तक, उसको कम करने के हवाले से बड़े अरसे से काम कर रहे थे। आपने देखा होगा जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, जब उसको उसको पकड़ा गया था, तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो तो तैयार थी कि रेमंड डेविस को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये पाक फौज की वजह से ही रेमंड डेविस को नहीं छोड़ा गया और उसमें जो है कुछ देर उसमें आई। और वजह ये थी कि पाकिस्तान आर्मी चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो CIA के ऑपरेटिव्स हैं और जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन मुदाखलत है, उसको ख़त्म करके ही रेमंड डेविस को छोड़ा जाए। ये पाकिस्तान उनसे बारगेनिंग कर रहा था, तो कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। आपने देखा कि उसके बाद काफ़ी एक मीडिया में ये चीज़ आई कि CIA ने जो है बड़े यहाँ पे पाकिस्तान में जो घर थे, उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको वाइंड अप करने की तरफ वो जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ I-9 में हमारे पड़ोस में ही वहाँ पे CIA अमेरिकन एम्बेसी जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, CDA के थ्रू उसको रोका गया। तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है ISI कम तो करने की कोशिश कर रही थी, शायद इसी रद्द अमल के नतीजे में नेटो का ये इकदाम सामने आया है। वैसे साहब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, वैसे साहब का कहना है कि नेटो का जो हमला है वो इंतहाई तशवीशनाक है और जो कौम ने जो रिएक्शन शो किया है वो भी पॉजिटिव है, मगर उनका ये कहना है कि इस हवाले से कोई बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है कि अमरीका जो अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाह रहा है उसकी इस हिकमत अमली को नाकाम बनाया जाए। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। वैसे साहब बाल ये कहते हैं जी देखें, ये जो पॉलिसी हमने इख्तियार कर रखी है इसको ना अंदरून मुल्क कोई एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही कोई पड़ोसी हमारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया भर में इसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। आप समझते हैं कि इसको कोई रिव्यू करने की ज़रूरत है? जी हाँ, ये तो बहुत दुरुस्त बात है। और एक मुल्क और जो कौम होती है उसका इंटरनेशनली कौमी आलमी सतह पर उसका जो मुकाम है या उसका जो एक स्ट्रेचर है वो इन्हीं एलाइज की सूरत में ही बनता है। जितने आपके साथ एलाइज होते हैं, जितने ममालिक आपकी पॉलिसी को ओन करते हैं और कहते हैं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, तो आपका एक स्ट्रेचर बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे हो या चाहे वो किसी और बायलैटरल कोई मुज़ाकरात हो रहे हों उसकी पैराई में बात करें, तो ये तो यकीनन ज़रूरी है। इस हद तक हम कुछ हद तक इस हवाले से हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि पहले जब हामिद करज़ाई साहब कोई भी वाक़या होता था पाकिस्तान में तो उसकी मजम्मत करने के बजाय उसको कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान को ही वो पैगाम देते थे कि आप ये करें, आप वो करें, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा हामिद करज़ाई साहब का वो वॉलेटाइल और उस किस्म का रिएक्शन सामने नहीं आ रहा। तो कुछ हद तक तो हम उनको पैसिफाई करने के हवाले से कामयाब हुए हैं। और उन्होंने एक आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है विज़ाविज़ तालिबान और विज़ाविज़ मुल्ला उमर, उसकी भी उन्होंने तायीद की थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है और अमेरिका को मजबूर किया था कि पाकिस्तान के इस किरदार को वो ओन करे और उसको उसकी जो है एक तर्जुमानी की जाए आलमी सतह पर पाकिस्तान के पैगाम को। तो ईरान के हवाले से भी अगर आप देखें तो ईरान को भी हमने काफ़ी हद तक इस हुकूमत ने ईरान के साथ एक अच्छे रवाबित डेवलप किए। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम बैनुल-अक़वामी प्रेशर में आ गए और ईरान का जो पाइपलाइन का मनसूबा था IPI का, उसको हमने फिर बाद में अभी फ़िलहाल उसको कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ है। पाक गैस पाइपलाइन के मुद्दे पर अमरीकी सफ़ीर ने नापसंदी का इज़हार किया है, तो ये किस हद तक हमारे मामलात में ये मुदाखलत का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? अब देखें, अब हमें चाहिए था कि हम उनकी इन रिजर्वेशंस को हम ना समझते, हम अपने मुफादात को देखते कि ईरान के साथ हमारा कोई मुफाद है कि नहीं है। देखिए, जर्मनी ने और फ्रांस ने भी तो आखिरकार वहाँ पर तिजारत की है ईरान के साथ और ईरान के साथ बड़े अच्छे रवाबित रखे हैं। मुआशी तौर पर उन दोनों के अच्छे रवाबित हैं, उनकी तिजारत अच्छी है, लेन देन है। तो जब जर्मनी और फ्रांस ये काम कर सकते हैं बावजूद इसके कि अमेरिका उसकी मुखालफत करता है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। हम तो उसके नेबर हैं, हमारे लिए तो ज़रूरी है कि हमें गैस मिले। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ बेहतर की जा सकती हैं। वैसे लोग ये भी कहते हैं देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, हिंदुस्तान के साथ हमें दुश्मनी जो है बग़ैर सोचे समझे इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हों। आपका नुक्ता नज़र क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान को इस किस्म के इकदाम की ज़रूरत है या नहीं? जी हाँ, डेफिनेटली वज़न है, क्योंकि एक दौर था जो माजी का दौर, अब कहना उसको मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, जिस दौर में हर चीज़ जो है वो ताकत के ज़रिए, हर इशू जो है वो ताकत के ज़रिए रिजॉल्व करने के हवाले से बातचीत होती थी और ये बातें मीडिया में भी उसकी एक आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन अब बड़ा अरसे से आपने देखा होगा कि मीडिया भी और दीगर भी जो इदारे हैं, इंटरनेशनल बरादरी है, वो अब ये इस चीज़ को, किसी भी इशू को ताकत के ज़रिए हल करने के हवाले से इसको वो नहीं समझती कि वो देर पा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आलमी सतह पर उसके बड़े एक देर पा नताइज होते हैं।
तो लिहाजा हमें भी अब चाहिए कि हम उस डॉक्ट्रिन को, कि हमने ताकत के ज़रिए, या भारत को, दूसरी तरफ भारत को भी इस चीज़ को, इस डॉक्ट्रिन को, कि ताकत के ज़रिए कोई इशू जो है रिजॉल्व करना है, उनको भी वो गिव एंड टेक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। और कश्मीरियों को जो उनका हक खुद इरादियत है, अपनी विल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का उनको जो एक राइट दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के ज़रिए, उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से दोनों पार्टीज़ को कश्मीर को शामिल करके उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यही एक वाहिद हल है। वैसे लोग ये भी कहते हैं जी 9/11 के बाद मुसल्लह जद्दोजहद की जो पजीराई है वो दुनिया में ख़त्म हो गई है, लिहाजा हमारे जो हल्के हैं, बाज़ लोग, हमारे जो आवाम के अंदर जो हल्के हैं, हमारी जो तंजीमें हैं, उनको इस पर कायल करने की ज़रूरत है कि अब वो कुछ सियासी जद्दोजहद तो इख्तियार कर सकते हैं मगर मुसल्लह जद्दोजहद नहीं। डेफिनेटली जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान कोई भी मुल्क हो, उसके अंदर कोई कानून से बड़ा नहीं होता। किसी भी हुकूमत को कानून के, रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चलाया जा सकता, और इसी तरह कोई आदमी जो है अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। तो जो भी ऐसे अनासर हैं, मैं नहीं कहता कि कोई मिलिटेंट्स हैं या कोई उनका नाम मैं नहीं लेता, तमाम को जो है ये सोचना चाहिए कि वो किसी रियासत से बड़े नहीं हैं। उनको सोवरेनिटी जो मुल्क की है उसको अपने उसको जो है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये चीज़ तो दुरुस्त है। और लेकिन मैं समझता हूँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि क्या ऐसे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तालिबान या कोई भी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक ताकत मिलती है, एक फोकियत मिलती है, अवाम में एक पॉपुलैरिटी मिलती है। उन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर आप देखेंगे पाकिस्तान की भी पॉलिसी यही है कि जो अब अमेरिका मजालिम कर रहा है इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीनियों के ऊपर, या कश्मीर के ऊपर जो इंडिया कश्मीरियों की जानें ज़ाया कर रहा है, इतने अरसे से उनको शहीद कर रहा है, तो क्या हम ये नहीं समझते कि ये पॉलिसी गलत है? ये बिल्कुल गलत है। और जब ऐसे लोग देखते हैं जो जवान हैं और जिनके पास रसाई है, जिनको मालूम नहीं है कि हम जो इक़दामात कर रहे हैं उनके नताइज क्या निकलेंगे, वो जब अपने आप को बेबस देखते हैं, जब वो देखते हैं कि आलमी कुव्वतें जो हैं हमारे साथ जो मजालिम हो रहे हैं उनकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख रहा, तो फिर वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और वो गन्स को उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमें मिलिटेंट्स को ख़त्म करना चाहिए, बल्कि मिलिटेंट की जो सोच है उसको भी स्टडी करके हमें ख़त्म करना चाहिए। क्या वो इनजस्टिस की सूरत हाल है जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है कानून से बालातर समझकर बंदूक हाथ में उठाते हैं। वैसे आप ये बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो हमने शुरू कर रखी है, मगर जो लोग मिलिटेंट थे, जो अफगान वॉर में, जो कश्मीर के इलाकों में जाते रहे, उनको कौमी धारे में लाने के लिए क्या समझते हैं कोई पॉलिसी हमने इख्तियार की है? हमारे मदारिस में इस्लाह के हवाले से, उनको जदीद तालीम की रोशनाई करने के हवाले से भी कोई हुकूमत को आपको नजर आती है कोई मरबूत पॉलिसी पर अमल कर रही है? डेफिनेटली नाकाम रही है, और हुकूमत नहीं बल्कि बतौर कौम हमारा फेलियर है कि हम इतनी बड़ी जो हमारे दरमियान मिलिटेंट्स मौजूद हैं उनको हम ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके साथ इनजस्टिस रहा है। उन्होंने अपने आप को समझा है कि हम इस कौम के साथ इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह बाकी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमारे जो हैं इनजस्टिस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एक इशू है, इसके हवाले से हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वज़ा करनी पड़ेगी। और जब तक उनको एक ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाएगा कि क्यों वो अपने इन मकासद को छोड़ दें, जब तक उनके मकासद के हवाले से एक बातचीत की एक फ़िज़ा नहीं पैदा होगी, तब तक मैं समझता हूँ कि ये इशू एड्रेस नहीं हो सकता। और बाद में अगर वो इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक हम उनको निपटाने में कामयाब हो जाते हैं, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाद में उनको मुल्की जो हमारी मईशत है उसके अंदर किस तरह से उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरीके से उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इस हवाले से पॉलिसी तो डेफिनेटली बनाई जा सकती है। बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट भी एक नुक्ता नज़र सामने आ रहा है। बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट देने से आप समझते हैं मसाइल हल हो जाएंगे? कोई मुस्बत पैगाम या कोई ठोस पैगाम हम देना चाहेंगे मगरब को? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये जो हमने इक़दाम उठाया है ये दुरुस्त कदम है, ये दुरुस्त इक़दामात हैं, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम भरपूर अंदाज से, ऐसे अंदाज से कि हमने माजी में कभी भी ना किया होता, वो हम करते और वो हमने किया। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने उठा लिया है। अब दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपके साथ जितने दोस्त खड़े हैं, जितने दोस्त ममालिक आपकी पॉलिसी को समझते हैं कि दुरुस्त है, आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए और अपनी आवाज़ को एक मज़ीद बुलंदी की तरफ लेके जाया जाए। सेकेंडली तो ये होगा। थर्डली फिर ये होगा कि जब पाकिस्तान ने ये बात कर दी है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से हम और एक नए पहलू से अगर आज के बाद हम देखेंगे